Hi, I am Ronit Kumar Srivastava. Today I am here with the topic Fundamental Rights, that is Article 15. आर्टिकल 15 को समझाने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं। पहला, आर्टिकल 15 एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मतलब कि यहाँ भी हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये जो फंडामेंटल राइट है दैट इज़ आर्टिकल 15 इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। भारत के नागरिकों के लिए ही सिर्फ आर्टिकल 15 को प्रदान किया गया है। तीसरा, इस आर्टिकल के अंडर टोटल नंबर ऑफ 5 क्लॉसेज हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। अब मैं आर्टिकल 15 के बारे में बात करूंगा। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, प्लेस, बर्थ, सेक्स, रेस एंड कास्ट। यहाँ पे 6 ग्राउंड मेंशन किए गए हैं और कहा गया है इन 6 ग्राउंड पे, सिर्फ इन 6 ग्राउंड्स के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मैं एक एक करके हर एक क्लॉज को डिस्कस करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। देखिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में आपको ये बताया गया है कि कौन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 6 ग्राउंड पे। तो बताया गया है कि आपके साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये जो 6 ग्राउंड्स आर्टिकल 15 में मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है वो इन्फोर्सेबल है ओनली अगेंस्ट द स्टेट, नॉट अनदर इंडिविजुअल्स। मतलब कि अगर स्टेट आपके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके समाज का, आपके परिवार का आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के तहत आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से एक बात जो सामने आती है वो ये है कि स्टेट हमारे साथ, मतलब कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। कब? जब वो ऐसे ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करे जो आर्टिकल 15 में मेंशन ना किया गया हो। मतलब कि कोई 7th, 8th, 9th या 10th ग्राउंड होना चाहिए इन पहले 6th, फर्स्ट से लेके 6 ग्राउंड को छोड़ के। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के बारे में। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है इज़ इन्फोर्सेबल नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट अदर इंडिविजुअल्स एज वेल, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ देम। देखिए, अभी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में ये बताया गया कि स्टेट आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन इस क्लॉज में क्या बताया जा रहा है कि स्टेट तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, पर उसके साथ साथ जो अदर इंडिविजुअल्स होंगे, जो आपके समाज के लोग होंगे, जो परिवार के लोग होंगे, वो भी आपके साथ इन 6 ग्राउंड पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 से वो ये है कि ये जो आर्टिकल है हमें हेल्प करता है फाइट करने में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के बारे में, जो एक एक्सेप्शन है जो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 में अभी तक जितना भी बताया गया है उसमें से कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए देख सकते हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 1/3 ऑफ सीट जो होता है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होता है। अगर आप इंडियन पार्लियामेंट के अंदर देखें तो वहाँ पे रिजर्वेशन होता है वुमेन के लिए 1/3 ऑफ सीट। तो अगर कोई सवाल करे कि हाउ कैन यू प्रोवाइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, आप सेक्स के आधार पे किसी तरीके का भेदभाव कैसे कर सकते हैं, तो जवाब क्या होगा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो हमें एक एक्सेप्शन प्रदान करता है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो क्या इस चीज़ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, विमेंस को सेक्स के ग्राउंड के आधार पे ये दिया गया, इतने सीट्स रिजर्व किए गए? तो जवाब होगा नहीं, हम नहीं जा सकते। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बारे में। इस क्लॉज को समझाने से पहले मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगा। उस केस का नाम है चंपक दोराई राजन केस 1951 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये जो केस है बेसिकली ये एक क्लैश है
बिटवीन आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 15। आर्टिकल 46 देखिए एक डीपीएसपी है और आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट है। तो इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्लैश है, जिसका बात करता है चंपक दोराई राजन केस 1951 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में हुआ क्या कि जो मद्रास की गवर्नमेंट थी उसने एक ऑर्डर पास किया कि दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटीज इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। मतलब कि जितने भी एससी और एसटीज होंगे उनके लिए रिजर्वेशन होगा हर गवर्नमेंट कॉलेज में या हर एक मेडिकल कॉलेज में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगा दी और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और ये डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पे स्टेट किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, जो हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में देखा। तो एक तरीके से हम समझे कि ये यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आया उससे एक चीज़ का वॉयलेशन हो रहा था आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का, जिसमें स्टेट आपके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसमें हुआ क्या कि जो मद्रास गवर्नमेंट थी वो आर्टिकल 46 जो एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या होता है शॉर्ट में मैं बताता हूँ। डीपीएसपी वो निर्देश होता है जो राज्य अपने दिमाग में रखता है किसी भी लॉ को बनाने के तहत। तो सिर्फ मद्रास गवर्नमेंट आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में उसने क्या किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को वायलेट कर दिया। और एंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसके जरिए वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब अगर आपको आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करना है तो आप आर्टिकल 15 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अमेंड करिए। तो इस केस का रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे 3 अमेंडमेंट किए गए। कुछ डीपीएसपीज मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किए गए। तो इसमें 3 अमेंडमेंट किए गए। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1964। और ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है ये एक तरीके का एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन था आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। और ये जो एक्सेप्शन है इसको प्रदान करता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। मतलब कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए हमने आर्टिकल 15 को अमेंड किया और क्या किया, उस अमेंड करने के बाद वहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन लाया जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कहता है does not bar the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens or for the scheduled caste and scheduled tribe। मतलब कि हमारे समाज के अंदर जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं या हम कहें जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट पूरी तरीके से फ्री है किसी भी तरीके का स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में। ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत लाया गया। Article 15 Clause 5 confers power on state to reserve seats in favor of backward classes of citizens who are socially and economically backward in educational institution। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 राज्य को वो शक्ति प्रदान करता है, वो पावर प्रदान करता है जिसके ज़रिए वो हमारे समाज में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं, उन सभी के लिए सीट्स को रिजर्व कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएगा, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएगा और अनएडेड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएगा जिसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई फंड नहीं दिया जाता है। इसके तहत सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, वो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसे इस लिस्ट से बाहर किया गया है। उसके बारे में हम आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे। 2 साल बाद सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज CEI ने अपना एक एक्ट लाया 2007 में जो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को लेकर। उसमें यह बताया गया कि सेंटर लेवल पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे जैसे IITs हो गया, IIMs हो गया, NITs हो गया, इसके अंडर OBC के फेवर में 27% ऑफ सीट को रिजर्व कर दिया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 15। थैंक यू सो मच।